अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 201 की लैब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 3 लेक्चर्स का पार्ट है, यानी कि लेक्चर 1, 2 और 3। CS 201 के अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट तो ये होगा कि आपको हैंडआउट्स रीड करने पड़ेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर जो है कवर हो जाए, MCQs कवर हो जाए, और अगर कोई डेफिनेशन वगैरह आ जाए तो वो भी कवर हो जाए। लेकिन बी पार्ट ये होता है कि आपको जो है प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना आनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई इनपुट पूछ ले तो आप आउटपुट देने के काबिल हो, अगर कोई आउटपुट पूछ ले आपसे तो आप इनपुट बता सकें उसका। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जैसे कि आपने 3 लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूँगी। सबसे पहले हमारे पास जो है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनको डिटेल भी मैं आपको पढ़ा दूँ, तो मैं पढ़ा दूँगी। हम जो है सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि वेरिएबल किसी भी आइटम्स को एक कंटेनर में स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। अगर डिफरेंट नेम्स हैं मेरे पास, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कुछ भी हो, उनको भी स्टोर करवाने के लिए मेन कंटेनर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेन कंटेनर में बाकी आइटम्स को या वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है। डेटा टाइप्स की अगर बात की जाए तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कोई भी हम डेटा पुट कर रहे हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, उनको पुट करने के लिए उनकी टाइप को डिफाइन करना पड़ता है कि ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, लाइक दिस। और ऑपरेटर्स की बात की जाए तो हमारे पास जिस तरीके से मैथमेटिक्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होते हैं, इसी तरीके से सेम प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास वही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। बस एक न्यू ऑपरेटर इंक्लूड होता है, वो होता है मॉड्यूलस, जो रिमाइंडर मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो यानी कि ऑपरेटर्स की इंपॉर्टेंस, कि कौन सा ऑपरेटर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास दी हुई है तो उस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस को डिफाइन करता है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर। आज के क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट। अच्छा जी, यानी कि हमें जो है एवरेज एज कैलकुलेट करनी है 10 स्टूडेंट्स की, और प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द एज। प्रॉम्प्ट यानी कि हमें कोई चीज़ को एंटर करना है, इनपुट देना है। प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की एज को हम पहले एंटर करेंगे, और जब सारे 10 स्टूडेंट्स की एज को एंटर कर लेंगे उसके बाद लास्ट में हमने एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं अपने डेफ C++ की स्क्रीन पर हम जो है आ चुके हैं। अगर आपके पास ये पहले से इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हमने जो है ना एक हेडर फाइल को यहाँ लिख लिया है इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए, यानी कि ये इनपुट यूज़र से लेगी और आउटपुट शो करेगी। अब दूसरी हेडर फाइल को लिखते हैं। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर फ्यू लाइन्स ऑफ कोड को टाइप किया है, जिसमें ये जो दूसरी हमने हेडर फाइल लिखी है जिसका मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट, एंड यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब कि ये हमारे स्टैंडर्ड को चेक करेगी। और ये मेन, और ये आपको जो पैरेंथेसिस नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि कंपाइलर जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जो भी हमने प्रोग्राम इस ब्लॉक कोड्स के अंदर लिखा होगा वो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसे रन करेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या करना है कि वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने हैं कि हम किन वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो चूँकि हमें जो है एज कैलकुलेट करनी है, एवरेज एज, तो उसके लिए हमें इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नंबर तो इंटीजर्स में होते हैं। तो हमने इंटीजर यहाँ लिखना है, सॉरी, इंटीजर लिखा, और यहाँ पर हमने एज को डिफाइन करना है, यानी कि एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, ऐसे करके हमने 10 तक सबसे पहले इनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। ये हमने कर दिया। ये हमने डेटा टाइप लिखी है इंटीजर, और ये जो है ना हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, और ये हमने एंड में सेमीकोलन लगाया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम जो है रन नहीं होगा। अब हमने सेकंड चीज़ क्या डिक्लेयर करनी है, हमने एजेस तो लिख दी। अब हमने लिखना है कि हमें एवरेज एज कैलकुलेट करनी है और टोटल एज। तो एवरेज और टोटल को के लिए भी हमें जो है अलग से वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, तो वो हम जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज
तो जो हमारे पास एवरेज एज आएगी और टोटल एज आएगी वो भी इंटीजर की ही टाइप होगी, यानी कि उसकी भी डाटा टाइप इंटीजर ही हो सकती है, कैरेक्टर तो होगी नहीं, स्ट्रिंग भी नहीं होगी, तो उस वजह से हमने इंटीजर लिखा है। नाउ व्हाट वी विल डू, अच्छा नहीं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं हम। सी आउट का हमने यूज़ कर लिया। अब हमने जो चीज़ प्रिंट करवानी है उसको हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंटर एज ऑफ स्टूडेंट। ये तो मैंने लिख लिया, लेकिन ये तो स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। व्हाट अबाउट द इनपुट, मैं इनपुट किस तरीके से दूँ? तो इनपुट को गेट करने के लिए मुझे सी इन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि सी इन। और एक चीज़ इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है आप लेस देन का सिंबल्स का यूज़ करते हैं और यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ गेट करनी है, जो चीज़ आपने गेट करनी है वो वेरिएबल को आपने यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर एज 1 गेट करनी है ना, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं एज को लिख लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैंने डबल कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए। वो इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल को ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है। मैं किसी टेक्स्ट को प्रिंट नहीं करवाना चाह रही हूँ। जब किसी टेक्स्ट को सेम एज इट इज़ प्रिंट करवाना होता है ना, तो इसीलिए हम डबल कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वेरिएबल को जब हमें यूज़ करना होता है तो उसके लिए हमें डबल कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती, नीड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से मैंने ये जो है लाइन्स ऑफ कोड मैंने लिख लिया है। सेम मैंने रिपीट कर देना है 10 लाइन्स ऑफ कोड, मतलब कि 10 एजेस के लिए। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से हम लास्ट 10 को भी पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, ये तो हमने 10 की 10 सी आउट और सी इन को यहाँ डिफाइन कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि तमाम के तमाम एजेस का सम लेना है। तो तमाम एजेस का सम लेने के लिए हमें इनको एडिशन करवाना पड़ेगा, यानी कि जो हमने टोटल एज डिफाइन की है ना पहले से, जिसका वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसी को हम क्या करेंगे, उसी में ही सबका सम कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से हम 10 एजेस का सम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने 10 एजेस को लिख लिया। अब ये हमने मतलब कि टोटल एज के अंदर इन 10 एजेस का सम कैलकुलेट कर लिया है। अब एवरेज फाइंड करने के लिए जैसे कि हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर एक फार्मूला होता है एवरेज फाइंड करने का, कि टोटल एज को डिवाइड करवा देते हैं हम, जितनी एजेस का हमने एवरेज फाइंड करना होता है उतने नंबर ऑफ एजेस के। इसका मैं फार्मूला लिखूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। एवरेज इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 10। हमारे पास टोटल 10 एजेस हैं, इस वजह से हम 10 से इसको डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। टोटल एज में सारी एजेस का सम आ जाएगा, इसको डिवाइड करवाएंगे 10 के साथ, और यहाँ पर मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर रही हूँ। अब ये हमने सारी चीज़ें डिफाइन तो कर ली, लेकिन हमें एवरेज को अलग से प्रिंट भी करवाना पड़ेगा स्क्रीन पर, तो उसके लिए मैं सी आउट का यूज़ करूँगी एंड यहाँ कोटेशन मार्क्स में लिखूँगी एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स। अब एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर एवरेज के वेरिएबल को भी लिख लूँगी ताकि जो भी आंसर है वो मुझे यहाँ शो हो। चलिए इसको रन करके देखते हैं। आई होप कि इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हम एक और एडिशनल फीचर कर लेते हैं। वो क्या कि यहाँ पर हम लिखते हैं गेट सी एच, यानी कि किसी कैरेक्टर को गेट करने के लिए हम गेट सी एच का इस्तेमाल करते हैं। और एक मज़ीद एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, रिटर्न 0, यानी कि हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमारा आउटपुट यहीं तक अब ख़त्म हो चुका है, हमारा प्रोग्राम यहीं तक टर्मिनेट हो चुका है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम को रन करेंगे और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। कंपाइल एंड रन, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। कोई भी रैंडम सी एजेस को हम इनपुट कर देते हैं।
है हमारे पास एवरेज एज आ चुकी है जो कि क्या है 5 है। ये तमाम एजेस को हमने खुद एंटर किया है और हमारे पास ये फाइनल एज आई है जो कि क्या है 5 है। लेकिन यहाँ पर हमने ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स को आपस में रिपीट किया है। हम कोई ऐसी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं जिसमें हमें इतनी ज़्यादा रिपीटिशन ना करनी पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, ये सी आउट और सी इन के स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट किया है, ठीक है। हमारे पास लूपिंग की कंडीशन होती है कि जब हम रिपीटिशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि रिडंडेंसी को, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट ना हो, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फॉर लूप में हमें पैरेंथेसिस में 3 स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ता है। वो 3 स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन, यानी कि ये इंटीजर आई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। नंबर 2 कोई कंडीशन देते हैं, यानी कि स्टॉपिंग कंडीशन देते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने इनिशियलाइजेशन कर ली वेरिएबल को, यानी कि डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, ये पूरा सेमीकोलन से पहले तक। और ये आपने कंडीशन दे दी, और यहाँ पर ये आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की कंडीशन दे दी, यानी कि हर स्टेप पर ये आई प्लस होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को कमेंट कर देती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है जो कि हर प्रोग्राम में हमें लिखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने इंटीजर एज, टोटल एज और एवरेज को भी डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। अब हम फॉर लूप को अप्लाई करते हैं और पैरेंथेसिस में हम इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की कंडीशन दे देते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसको मैंने 1 रखा है, और उसके बाद मैंने उसकी कंडीशन रख दी है कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, यानी कि हमारे पास टोटल एजेस 10 है, तो इस वजह से 10 टाइम्स ये लूप हमारा चलना चाहिए। इस वजह से मैंने आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 रखा है, और आई हर स्टेप पर प्लस प्लस होना चाहिए, यानी कि हर स्टेप पर आई में एक नंबर इंक्रीज होना चाहिए। तो अब हम आगे का सी आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ब्लॉक कोड्स लगा लेंगे, सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन तमाम के तमाम एजेस को साथ साथ सम भी करवाते जाएंगे। मैंने ये एक कंडीशन लिख दी है कि टोटल एज प्लस इक्वल एज सेमीकोलन। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल एज इज इक्वल्स टू टोटल एज प्लस एज, यानी कि हर जो भी एज हमारे पास हम यहाँ पर एंटर करते जाएंगे वो 1 बाय 1 इस टोटल एज के वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जाएगी अंटिल 10 टाइम्स। ये इस कंडीशन जब तक हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है, जब तक ये कंडीशन की लिमिट क्रॉस नहीं करेगी, तब तक तमाम की तमाम एजेस ये स्टोर करता रहेगा। सिंपली अब मैं क्या करूँगी कि फॉर लूप के बाहर, इन कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर में एक नई स्टेटमेंट दे दूँगी। वो क्या है? एवरेज का मैंने फॉर्मूला लगा लिया, यानी कि टोटल एज डिवाइडेड बाई 10। जितनी भी एजेस, जो 10 एजेस हम एंटर करेंगे और वो इस टोटल एज के अंदर स्टोर होंगी, उसको मैं क्या कर रही हूँ कि एवरेज एज के अंदर यहाँ उनका सम लिख रही हूँ, यानी कि ये सम ऑफ 10 एजेस होंगे, ठीक है। उसको डिवाइड करवाऊंगी मैं 10 से, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इसका एवरेज आ जाएगा। इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है बहुत। आप VS कोड के अंदर भी यही सेम आउटपुट कर सकते हैं, बहुत आपका टाइम बच जाएगा इस तरीके से। रैंडम एजेस में एंटर कर देती हूँ, ठीक है। ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर मेरे पास एवरेज स्टूडेंट एज विच इज़ 5 जो कि मेरे पास आ गई है, और ये इजीली हमने 10 एजेस को पुट भी कर लिया, यानी कि एंटर कर लिया, इनपुट कर लिया, इसको प्रॉम्प्ट भी दे दिया, और यहाँ पर हमारे पास एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स भी आ गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स को हमें रिपीट करना पड़ रहा था, लेकिन जबकि सेकेंड में हमने क्या किया कि लूप की हेल्प से हमने उन तमाम की तमाम रिपीटिशन को कंट्रोल कर लिया। तो इस लैब प्रॉब्लम के अंदर हमने यही 2 प्रोग्राम्स को सॉल्व किया है कि किस तरीके से हम विदाउट लूप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और बाय लूप हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अगेन डिटेल में समझाऊंगी। और एक और बात, ये फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो आई होप कि इसके अंदर बहुत सारी कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो पेशेंस रखें, हर चीज़ टाइम टू टाइम सही हो जाएगी। एंड ये पूरी प्लेलिस्ट हम जो है चला रहे हैं, CS 201 की लैब की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड होगी इस चैनल पर इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।